Hello everyone, welcome to CS classes. Myself Shweta Lavania, and this is our second class of cybersecurity and cyber law. So in the last class we have discussed till types of information system, and in the today's class we will today class we will start from the development of IS. IS stands for information system. So if you have not watched uh, last class, then please go and watch it first so that you can understand this one, the development phase of the information system. So let's start with the today's topic. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वो अगर मुझे डिसाइड करना हो कि किस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो ये जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर जाता है. ये डिसाइड करने के लिए मेरे को किस तरीके से चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डालनी होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है हमारा डेवलपमेंट, यूज़, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस. तो सीरीज ऑफ मैथोलॉजी एंड प्रोसेसेस हमें फॉलो करने होते हैं टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग एक प्रोसेस होता है या टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यहाँ पर भी हम लोग सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हैं. दिस इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है. ठीक है, इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्लानिंग करना होता है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद में सिस्टम का एनालिसिस कि किस तरीके का सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होगा, किस तरीके की फंक्शनैलिटी उसको चाहिए. ठीक है, क्या चीज़ें हमें प्रोसेस करानी होती हैं, किस तरीके से आउटपुट मिलेगा, ये सारी चीज़ें. उसके बाद में आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग यूज़र से उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का सिस्टम उसको रिक्वायर्ड है. सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह वो सारी चीज़ें हम करते हैं. इसके अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं, जिसको जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हमें यूज़र से मिली है उन सारी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डायग्राम के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जितने भी मॉड्यूल्स हम लोग बनाने वाले हैं वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटर बिटवीन पार्ट्स कौन कौन से होंगे और कौन कौन से फेजेस हमें रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर. वो सारी चीज़ें हम लोग सिस्टम डिज़ाइन के अंदर देखते हैं. देन उसके बाद में फुल फ्लैश डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट होता है. उसके बाद में जो भी हमने मॉड्यूल डेवलप किए हैं उन सबका इंटीग्रेशन के बाद में हम लोग टेस्टिंग करते हैं. टेस्टिंग के बाद में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में ऑपरेशन एंड देन मेंटेनेंस. जब तक वो सिस्टम हमारा लाइफ में रहता है, मतलब कि जब तक वर्किंग होता है तब तक हमें उसकी मेंटेनेंस करनी होती है. लाइक जब हम लोग व्हीकल खरीदते हैं तो उसको भी मेंटेन रखना होता है, उसकी सर्विसिंग करानी होती है टाइम टू टाइम, ताकि वो अच्छी कंडीशन में रहे और स्मूथ रनिंग हो. ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वाइल वी आर डेवलपिंग दी इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो दिस इज़ द फुल फ्लैश डायग्राम, जिसमें कि हर एक फेज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं. सो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ इनिशियलाइजेशन, बिगिंस व्हेन स्पॉन्सर आइडेंटिफाइज द नीड, कि मुझे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मेरे को आइडेंटिफाई करनी होती हैं इनिशियलाइजेशन फेज़ में, जिसमें हमें प्रपोजल मिलता है कि ये चीज़ें जो हैं वो मुझे क्रिएट करनी है. सेकेंड फेज़ के अंदर हमारा स्टार्ट होता है सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कि किस तरीके का सिस्टम मेरे को बनाना है, बाउंड्री क्या है इस कॉन्सेप्ट की. ठीक है, बाउंड्री जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सारी चीज़ें हो जाती हैं, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर करते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी भी इसके अंदर करते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. थर्ड आ जाता है हमारा प्लानिंग. थर्ड स्टेप जो आ जाता है हमारा प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान
एंड अदर प्लानिंग डॉक्यूमेंट। जितने भी हमें डॉक्यूमेंट और जितनी भी प्लानिंग हमें करनी होती है वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज़ के अंदर कर रहे होते हैं। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर दी एक्वायरिंग दी रिसोर्सेज के कहाँ से कौन सा डेटा हमें उठाना है, कौन सा रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें डिमांडिंग है, या कितने पीपल हमें रिक्वायर्ड हैं, कितने डेवलपर्स चाहिए, टेस्टर चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर प्लानिंग करनी होती है। फोर्थ आ जाता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर डेवलपर जो होता है वो नीड्स और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिएट अ डिटेल्ड फंक्शनल एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी जाती हैं, ताकि बाद में यूज़र ये डिनाई ना कर सके कि ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बोली थी। या हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम जब भी हम लोग उसको फाइनल टचअप देते हैं या फाइनल दिखाते हैं, तो हो सकता है कि जो यूज़र ने कहा था वो शायद उसमें नहीं है इंक्लूड। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग बनाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के। वही चीज़ें हमें डेवलप करनी है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा डिज़ाइन। ट्रांसफॉर्म द डिटेल रिक्वायरमेंट इनटू कॉन्सेप्ट। डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फोकसेस ऑन हाउ टू डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। किस तरीके से जो भी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी हैं जो कि डिमांड की है हमारे यूज़र ने, उनको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसको फुलफिल करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर हम लोग फुल फ्लेज कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। कन्वर्ट द डिज़ाइन इनटू, ये जो डिज़ाइन पार्ट होता है ये हमारा डायग्राम के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। लाइक फ्लो चार्ट हो सकता है हमारा, ठीक है, फ्लो चार्ट, या फिर DFD हो सकता है, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ER डायग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन। डेवलपमेंट फेज़ के अंदर फुल फ्लैज कोडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। एक्वायरिंग एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग डेटाबेसेस। ये सारी चीज़ें हम लोग फुल कोडिंग टेस्ट फाइल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर रहे होते हैं और रिफाइन करते हैं। बग आते हैं तो उनको डिबग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट फेज़ के अंदर चल रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। हमने डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर हम लोग डेवलप करते हैं एक अच्छा जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी फंक्शनलिटी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी हमारे मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं। तो जब हम लोग अलग अलग मॉड्यूल बनाते जाते हैं, उनको टेस्ट करते जाते हैं, उसके बाद में हमें उनको इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसके बेसिस पे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या वो जो अलग अलग कंपोनेंट हैं साथ में मिलके भी ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के टाइम पर इंटीग्रेशन भी करना होता है, हमें टेस्टिंग भी करनी होती है उसके साथ में। तो वही होता है कि कंडक्टेड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ एंड यूज़र प्रोड्यूसेस टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट। और इसमें हमें रिपोर्ट मिलती है, टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, कि क्या ये आपस में मिलके सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। 8th स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। include implementation and preparation implementation of the system into a प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जो जहाँ पर भी हमें एक्चुअल जहाँ पर उसको वर्किंग में लगाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग या इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर 8th स्टेप के अंदर। सो आइडेंटिफाई इन द इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फेजेस। ऑपरेशंस के अंदर क्या जाते हैं हमारी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर। ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर मेंटेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जो भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमने इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पर उसको मेंटेन करना। इंक्लूड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इन प्रोसेस रिव्यूज़। तो जब हमारा वो सिस्टम प्रोसेस में होता है तो उस टाइम पर उसके रिव्यूज़ क्या हैं, परफॉर्मेंस किस तरीके से है, तो वो सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है हमारे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है उस पूरे प्रोडक्ट का, जो कि है एंड ऑफ द सिस्टम एक्टिविटी। यहाँ पर आके हमारे सिस्टम की एक्टिविटी एंड हो जाती है जब वो प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि उसकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तब वो एंड हो जाता है, डिस्पोजिशन हो जाता है वो, ठीक है। गिवन टू प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ डेटा। इस तरीके से हम लोग जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दीज ऑल आर दी फेजेस जो हमें फॉलो करने होते हैं टू डेवलप अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आज के टाइम में जो एमर्जिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कौन से हैं।
ये हैं आपके जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो हैं कुछ एग्जांपल हैं आपके एमर्जिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं ना स्पेशल इंफॉर्मेशन। स्पेशल मतलब कि जो कि स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें स्टडी करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम लोग स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेमी फेज जो हम लोग अभी देख के आए हैं, वो ब्रॉडली या कॉमन जो फेजेस हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी करते हैं कि स्पेसिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन करते हैं, इंफॉर्मेशन का गैदरिंग करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं, डिज़ाइन बनाएंगे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के किस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सिस्टम कंस्ट्रक्शन जो कि डेवलपमेंट फेज में आता है, कोडिंग जिसमें की जाती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको प्रोडक्शन साइट पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में उसको मेंटेन करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज CIM मॉडल। CIM मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो CIM मॉडल जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड अ साइबर सिक्योरिटी। तो CIS स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें अगर मैं सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड कर देती हूँ, तो मैं बोलूँगी कि इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर मैं इस सर्कल के अंदर हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंशियल डेटा मिल रहा है। ठीक है, इसके बाहर अनअवेलेबल और करप्टेड डेटा मिल रहा है। अगर मैं इस सर्कल के अंदर हूँ तो यहाँ पर मेरे को जो है डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डेटा है, यहाँ पर अवेलेबल डेटा है, यहाँ पर करप्टेड, इसके बाहर जो है वो करप्टेड डेटा है, डिस्क्लोज डेटा है, मतलब ओपन है, सबको पता है वो डेटा। और यहाँ पर इस वाले सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके अंदर हूँ अगर मैं, तो डेटा इज़ इंटीग्रल, मतलब डेटा जो है वो अपने आप में पूरा है और कंप्लीट है और वही है जो होना चाहिए था, चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, और इसके बाहर आती हूँ तो अनअवेलेबल और डिस्क्लोज डेटा है, करप्टेड डेटा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो यहाँ पर ले ले, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ आउटसाइड दीज 3 सर्कल, अगर कोई चाहता है चेंज करना तो वो चेंज कर सकता है। वेयर एज अगर मैं इन 3 सर्कल के अंदर हूँ, ये बीच वाला सर्कल, बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, ग्रीन में, ये एक सिक्योर जोन है। यहाँ पर जो है मेरा डेटा जो है वो फुल्ली तरीके से सिक्योर है। तो कह सकती हूँ मैं कि अगर ये तीनों ही चीज़ें मैं किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रही हूँ या मैं इंश्योर कर रही हूँ कि ये तीनों सिस्टम इस सिस्टम के अंदर हैं, तो मैं बोलूँगी कि वो सिस्टम जो है वो सिक्योर है। तो क्या बताता है CIM मॉडल? कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको, जिसमें कि इंक्लूड होती है हमारी पॉलिसीज़, सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो कि मिनिमाइज़ करते हैं थ्रेट्स को। एंड ये जो है वो तीनों चीज़, मतलब अगर थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना है तो ये तीनों ही चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड होती हैं। तो क्या मतलब होता है इन तीनों का? तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। कोई भी जिसको एक्सेस नहीं है वो इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर सकता, नहीं यूज़ कर सकता। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए डेटा, कंप्लीट होना चाहिए और एक्सीडेंटली ऑल्टर नहीं होना चाहिए, मॉडिफाई नहीं होना चाहिए अनऑथराइज यूज़र के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे वैलिड यूज़र हैं उन सब के लिए डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स डेटा आर एक्सेसिबल व्हेन यू नीड देम। ठीक है, जब भी हमें रिक्वायर्ड है तब हमें वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो किस तरीके से अचीव की जाती है, कैसे हम लोग कॉन्फिडेंशियल डेटा को बोलेंगे, या सिस्टम जो भी हमारा सिस्टम है वो कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ये तो हमें पता है कि प्रोटेक्टिंग करती है इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से। कॉन्फिडेंशियलिटी हेल्प करती है अचीव मल्टीपल गोल, जैसे एंश्योरिंग प्राइवेसी, अवॉइडिंग रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर इज़ अ टाइप ऑफ अटैक, इस पर नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक इज अ टाइप ऑफ अटैक जिसके अंदर एक रैंसम मीन्स एक मनी अमाउंट आपसे डिमांड किया जाता है, जिसकी सिस्टम को हैक कर लेते हैं
अटैक करते हैं सिस्टम पर, और उसका पूरा भी जो एक्सेस होगा वो अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आपको रिलीज़ कराना है तो उसके रिलीज़ कराने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी वो सिस्टम को रिलीज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अटैक, रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, तो इससे भी हमें बचाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फैमिलियर इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को यूज़ करती हैं बाय लॉगिंग इनटू यूनिवर्सिटी सिस्टम यूजिंग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अगर जिसके पास वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है तो वो ऑथेंटिकेट माना जाएगा। अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों सिंक करते हैं, मैच करते हैं, तो अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो उसको इनवैलिड यूज़र क्रेडेंशियल करके उसको हटा देगा। ठीक है, तो वही लोग यूज़र की मतलब यूनिवर्सिटी की साइट पर एक्सेस कर सकते हैं जिनका अकाउंट है। अकाउंट के साथ में भी जब आप लॉगिन करते हो तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट डालना पड़ेगा। रिसर्चर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस बाय यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज एक्सेसिबल यूजिंग विद अ की। अगर हम लोग की यूज़ करते हैं, मतलब की लाइक पासवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो पासवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू मेक आर डेटा और वर्क प्रोटेक्टेड। एनक्रिप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू रिसर्च डेटा। हम लोग एक एक्सेस कंट्रोल होता है जिसमें हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन इस डेटा को या इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके भी हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल इज़ अ प्रॉपर्टी और दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल और डिस्क्लोज टू अनऑथराइज इंडिविजुअल। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का सीधा सा मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा क्लोज रहनी चाहिए। ठीक है, जिनको जानना है सिर्फ उनको ही मिलनी चाहिए, अनऑथराइज या बाहर के लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी मिलती है हमें कॉन्फिडेंशियलिटी से। तो कॉन्फिडेंशियल है हमारा डेटा तो क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेसी मिलती है हमें इससे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक से हमें सेव करता है ये। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट इज़ द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो, फुलफिल हो एंड चेंजेस नहीं किए हो इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे इंक्लूडेड हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रल डेटा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द इंटीग्रिटी इन दिस। सो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एंड नॉट एक्सीडेंटली ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। इंटीग्रिटी डेटा में भी कॉम्प्रोमाइज़ अनइंटेंशनली। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने मतलब जानबूझ के नहीं किया हो, सिस्टम के माल फंक्शन की वजह से हो सकता है, या जब हम लोग डेटा को एंटर कर रहे होते हैं तब उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारी इंटीग्रिटी हार्म हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसके लिए करना क्या होता है कि हमें बैकअप्स रखने होने चाहिए। ठीक है, और मेलिशियस एक्टर जो हैं वो हमारे डेटा को करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज हैं जहाँ पर हमारा डेटा जो है वो प्रॉब्लम या इंटीग्रिटी उसकी हार्म हो सकती है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। आईटी सिक्योरिटी के अंदर डेटा की इंटीग्रिटी मींस मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस एंटायर लाइफ साइकिल। जितना भी लाइफ साइकिल तक रहना है हम लोग मतलब आईटी सेक्टर जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है वो हमेशा सिक्योर रहेगा और कैन नॉट बी मॉडिफाइड थ्रू दी अनऑथराइज और अनडिटेक्टेड मैनर। इस तरीके से नहीं हो सकता है, वहाँ पर हमेशा डेटा जो है वो सिक्योर ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनका डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टेक होल्डर हो सकते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, सबकी डिटेल्स हमारे पास वो आईटी सेक्टर्स के पास में रहती है। तो वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी स्कीम्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। इन सब के लिए वो लोग फायरवॉल्स, आईपीएस, आईडीएस, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम टिपिकली इनकॉर्पोरेट कंट्रोल टू एंश्योर दैट ओन इंटीग्रिटी, इन पर्टिकुलर प्रोटेक्टिंग द कर्नल एंड कोर फंक्शन। जितने भी हमारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी अप टू डेट और सारी ही ऑन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो काम है वो थ्रू आउट चलता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो कंट्रोल में नॉट सक्सीड, हाउ एवर वी सी इंसिडेंट सच एज मालवेयर इन्फेक्शन हम लोग देख सकते हैं, इसमें हैक्स देख सकते हैं, डेटा थेफ्ट देख सकते हैं, फ्रॉड, प्राइवेसी ब्रीचेस, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम हो सकती हैं इंटीग्रिटी को रिलेटेड।
More broadly, integrity is an information security principle involves human and social process and commercial integrity. ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और इंटीग्रिटी जो हमें प्रोवाइड करता है वो क्या होती हैं? क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड एश्योरेंस। कि हाँ, ये जो डेटा है वो हमारा सही है, कंप्लीट है, विश्वसनीय है, ट्रस्टफुल है, मतलब कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट है और टाइम पर है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है या नेक्स्ट इज़ अ पिलर, नेक्स्ट पिलर ऑफ CIA मॉडल इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो भी वैलिड यूज़र है उसके लिए डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऑनगोइंग अवेलेबिलिटी इज़ क्रूशियल टू डेली ऑपरेशन। जब भी हम डे टू डे अपनी लाइफ में हम लोग देखते हैं तो जैसे हम लोग किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑनगोइंग जब भी एरर आते हैं तो हमें फिर कहीं और दूसरी साइट पर सर्च करने लग जाते हैं। तो अगर हमें अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन रखनी है तो वहाँ पर हमें डे टू डे ऑपरेशन में अवेलेबिलिटी होनी ही चाहिए। सिक्योरिटी जो होती है, डेटा मैनेजमेंट जो होते हैं हाई स्टेक्स इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें रैंसमवेयर अटैक जो होते हैं वो अवेलेबिलिटी को भी हार्म करते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म करता है, अवेलेबिलिटी को हार्म करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूजर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेजर्स टू डिटेक्ट प्रिवेंट सच अटैक्स, प्रोटेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज़ करती हैं डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम को। जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिवाइसेस होते हैं हमारे, इंट्रूजन प्रिवेंशन डिवाइसेस होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं जो कि जितनी भी अगर मेलिशियस अटैक साइट्स लग रही हैं तो उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं इनको टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द रिसोर्सेज। तो यूज़र आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, यूज़र जो होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिटेक्ट करने में और रिपोर्ट करने में फिशिंग और सस्पिशियस एक्टिविटी को। रिसर्चर जो होते हैं अपना डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी बैकअप्स, लाइक वन ड्राइव के अंदर हम लोग इसको बैकअप करके रखें तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। सो दीज थ्री आर दी CIA मॉडल, CIA ट्रायड्स, ठीक है। CIA, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें अगर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी अगर तीनों ही चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर सिस्टम है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी के ही अंदर आप लोग थोड़ा और पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि अवेलेबिलिटी जो होती है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी हमें चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो हमेशा ऑल टाइम जो है वो ऑन है एंड पावर आउटेज नहीं है उसमें, हार्डवेयर फेलियर भी नहीं है और सिस्टम अपग्रेडेशन भी नहीं है उसके अंदर, और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हमारे पास नहीं है, तभी तो हमारा डेटा जो है अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें से अगर प्रिवेंटिव है और अगर हम लोग इसको बचा के रख सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल है। ये आप लोग देख लीजिएगा ये डेफिनेशंस। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से हम लोग, अगर मैं फ्यू वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है एंड अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉर अनऑथराइज यूजर्स। अनऑथराइज यूज़र हमारी जो डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर पाए, उनसे छुपा के रखना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए अनऑथराइज यूज़र, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है टाइमली अवेलेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू ऑथराइज यूज़र। वैलिड यूज़र के लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे अचीव करते हैं? बाय लॉकिंग, ठीक है। और अवेलेबिलिटी हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड एक्सेस 24/7, ठीक है। अगर हमारी बहुत ही अच्छी अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी अगर हमारी है तो हमारा हमारा डेटा हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है कि वैलिड डेटा है, वैलिड एंड कंप्लीट,
ठीक है, कंप्लीट डेटा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो डेटा है वो इंटीग्रिटी या इंटीग्रल डेटा है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी हमारे सिस्टम में है। तो क्या चीज़ें हम ऐसे यूज़ करें जिसके थ्रू हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी मिल जाए। तो अगर हम एनक्रिप्शन करते हैं डेटा का, ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाएगी। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस बोल सकते हैं हम लोग इनको, कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या चाहिए, इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या चाहिए, और अवेलेबिलिटी के लिए क्या चाहिए। तो एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी के अंदर मेंटेन करनी है तो चेक्स हम यूज़ करते हैं, हम डेटा बैकअप, डिजिटल सिग्नेचर, करेक्शन कोड्स। अवेलेबिलिटी अगर हमें मेंटेन करनी होती है तो रिडंडेंसी एंड प्रोग्राम्ड फेलोवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर है। ठीक है, एक जो टॉपिक है ये भी हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड ही आता है, दैट इज़ नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि आप लोग, अगर आपने कोई काम किया तो आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन लॉ नॉन रेपुडिएशन इम्प्लाइज नो वंस इंटेंशन टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई काम किया है तो वो उससे डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वाइल टेक्नोलॉजी सच एज क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कैन असिस्ट नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, ये कोर्स कॉन्सेप्ट है हमारे लीगल कॉन्सेप्ट के अंदर, पर हम इसको अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एज अ यूज़ करते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकें। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको मेल करता है, ठीक है, तो मेल आपने रिसीव किया, मेल सेंडर होगा एक, ठीक है, एक होगा रिसीवर। ठीक है, सेंडर ने सेंड किया है मैसेज, सेंड किया है मैसेज, तभी तो रिसीवर के पास में आया है। ठीक है, उसने रिसीव किया है, तो अगर सेंडर ने सेंड किया तभी रिसीवर ने रिसीव किया है, तो रिसीवर बोल सकता है कि ये जो मैसेज है वो मेरे को एक ही तरफ से आया है। ठीक है, तो सेंडर ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैंने मैसेज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास प्रूफ होगा। सेंडर जो है वो दिखा सकता है कि ये जो है वो एक ही आईडी है, जो सेंटर आईडी है, सेंड जिसके थ्रू हुआ है वो एक ही आईडी है और किसको किया गया है, बी को। तो ये हम लोग के पास में एक प्रूफ हो सकता है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यस दिस वर्क हैज़ डन बाय यू। तो इस तरीके से हम लोग बचाते हैं कि किसी काम को करने के बाद में कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये काम मैंने नहीं किया, तो वहाँ पर हम लोग नॉन रेपुडिएशन को यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपके लिए आज का होमवर्क है वो है कि आपको डिफरेंस पता करना है ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर। दिस इज़ वन क्वेश्चन, एंड राइट अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर एंड रिडंडेंसी। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपको आज की क्लास का एज अ होमवर्क आपको करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय।